guys, welcome to another podcast for TestNet examination. Today we have Kirti Shukla from Kanpur, Uttar Pradesh, and she got selected for Mumbai campus, and the program name is Social Entrepreneurship, and also she got selected for the labor study and the practice. So first of all, Kirti, congratulations. Thank you, sir. So Mumbai campus, all the way now from UP to Mumbai. How's the feeling? Sir, I'm really happy. So you expected this result कि आएगा ही मेरा selection होगा ही? Sir, preparation मैंने ठीक से की थी, but फिर भी uncertainty रहती है. बाकी जगह के भी forms भर दिए थे मैंने, backup. Safer side. Yes, sir. Okay, so now you got selected for the social entrepreneurship program. Now you will shift into Mumbai. So want to understand how was your journey throughout your preparation, starting from the scratch, like section wise planning. But before that, want your introduction part, your schooling part, academic background, science, commerce, arts, and how this idea came into the picture. Sir, I am presently pursuing BSc Honours Agriculture from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology. And before that, I was a science student, PCB student. I have done my 11th, 12th from Sri Lal Convent School, New Delhi. And I have done my class 10th from Kings and Queens World School, Kanpur itself. Okay. And when you got to know about this TISS? Sir, on the last date of form filling, I got to know about TISS. Really? Sir, my sister told me कि दीदी ये भी एक एग्जाम है और तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज हैं, because I was very much interested in social sciences, तो तुम कर लोगी और मैथ्स इजी आ रही है, ऐसे है वैसा है, तुम कर लोगी. मतलब उसने एक तरीके से पुश किया. शी इज माय यंगर सिस्टर. So presently she is studying in Lady Shri Ram College, New Delhi, Delhi University I mean. तो उसने पुश किया, फिर मैंने फिल किया. क्या बात है. तो उसको थैंक यू बोला कि नहीं आपने बाद में? सारा क्रेडिट उसका है. Fine. So let's talk about little bit preparation part. English, Maths, Logic और आपका GK. So कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व किया, और कौन से सेक्शन में लग रहा था यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व है, ये मतलब सॉर्टेड है? सर, मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जीके को ही दी थी और जो रिजल्ट भी आया है, क्योंकि इस बार का जीके स्टैटिक की जगह करंट अफेयर्स से आया था मोस्टली पार्ट, और ये पैटर्न जो था वो चेंज हुआ है. तो और मेरे जीके में ही मार्क्स सबसे ज्यादा आए. आई थिंक 27 मार्क्स मेरे को मिले हैं जीके में. तो उसके लिए प्रिपरेशन पार्ट तो ये है कि यूट्यूब पे जो भी चैनल्स हैं, लास्ट 6 मंथ का जीके, इनफैक्ट इस बार एग्जाम से 2 वीक पहले का जीके तक पेपर में पूछा गया था. तो उस चीज को मैंने थॉरोली प्रिपेयर किया था और वो बेनिफिट किया. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे गंगूबाई मूवी आई थी, तो मैंने ये पढ़ा रखा था कि गंगूबाई मूवी माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे इस बुक के ऊपर से बन रही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कि इसका राइटर कौन है. तो कुछ चीजें थोड़ा सा डीप में भी हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ से बुक है तो बुक के राइटर का नाम भी जान लो, वो भी इम्पोर्टेंट है. तो जीके के लिए तो ये हो गए. मैथ के लिए मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं था. उसके लिए अगर बेसिक फॉर्मूले एपी, जैसे मेरे को एग्जाम में एपी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था और फिर मुझे कॉन्सेप्ट आता था, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर निकाला था. तो फॉर्मूला वगैरह एंड टाइम पे याद होने चाहिए. और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने के लिए बने होते हैं. 2 क्वेश्चन डीआई के आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था और बहुत टाइम टेकिंग था. तो वो क्वेश्चन को देखो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है. ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा छोड़ देना है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा दो तुक्का, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा. ओके, नहीं तुक्का नहीं लगाना. मैं तो इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बच्चों लोग को. स्मार्ट गेस इज ऑलवेज अ एडवाइस. यस, गो अहेड. एंड इंग्लिश में पैरा जिम्बल्स बहुत आए थे और जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आए इंग्लिश में, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किए हैं. तो प्रैक्टिस करके जाना, बिना प्रैक्टिस के मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि हमें तो इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर प्रैक्टिस कर लेंगे बेसिक लेवल का तो हो जाएगा क्लियर. So if you belong to English medium, that does not mean that you will be hitting good score in the section. In addition to this, you have to learn the topic, you have to learn all the tricks shortcut, then only you will be able to perform, right? Yes, sir. So ideally, those who are from vernacular medium, those who are watching this podcast,
भाई आपकी इंग्लिश वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सॉल्व करने आता है, अंडरस्टैंड करना की स्किल है आपके अंदर, तो आप इंग्लिश में फोड़ सकते हो आराम से। यस सर, यस सर। ओके, सो ओवरऑल प्रिपरेशन में कुछ मॉक वगैरह लिखे थे कि नहीं आपने? टेस्ट नेट के लिए तो मैंने कोई मॉक नहीं लिखा था, बट लिख लेते हैं तो एक बार टाइम का वो पता चल जाता है कि कितना टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने बहुत मॉक लिखे हैं और उनका 1-2 मार्क्स से रह गया। ओके, मैंने एक भी मॉक नहीं लिखा तो मेरा हो गया। आप लकी हो फिर। But ideally, I advise to everyone, those who are watching this podcast, do write the mock test with before you go for the actual exam. जो भी गलती करनी है वो आप मॉक में करो, रियल एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी। रियल एग्जाम मतलब आपका डू और डाई वाला होना चाहिए। रियल एग्जाम आपका इन एंड आउट वाला है, वहां पे चांस नहीं ले सकते, बिकॉज फिर 1 साल बाद आएगा टेस्ट, सो नॉट एडवाइजेबल। डू राइट द मॉक मॉक टेस्ट या मॉक का जो भी मतलब आपका रिजल्ट आ रहा है, जिससे किसी का 54-55 पे मार्क्स स्टैग्नेट हो गया है, तो उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि ये चीज जो है पहले शुरू शुरू में जोश में बच्चे बहुत मॉक देते हैं, फिर जब उनके मार्क्स नहीं बढ़ते तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, और ये लो कॉन्फिडेंस उनके एक्चुअल पेपर में अफेक्ट करता है। राइट तो राइट। ज्यादा मार्क्स दो, बट उसमें परेशान मत हो कि अगर मार्क्स कम आ गया कोई बात नहीं, एक्चुअल में अच्छा आ जाएगा। By don't judge मॉक दे ही yourself, रहे don't judge your हैं। preparation by the mock score basically। तो मॉक देना है, प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखते जाओ, और एक टाइम आएगा कि यू विल बी प्रो इन द मॉक एंड हिटिंग गुड स्कोर। और रियल एग्जाम में भी लगेगा कि ये तो मैं रोज ही लिखता हूँ। और एक स्टूडेंट ने भी बहुत सही बोला था कि मैंने एडवाइस भी किया था मेरे वीडियोस में कि आप जो टाइम पे आपका एग्जाम है 2 to 3:40 का एग्जाम होता है, वही टाइम स्लॉट पे मॉक लिखो, सो आपकी बॉडी भी उसी तरह से एक्ट करेगी एग्जाम वाले दिन। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेज 2। कीर्ति, स्टेज 2 में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पार्ट बोथ, इफ आई टॉक अबाउट? सर मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ऐसा था कि जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और जो सारे बच्चे करते हैं वही किया, गूगल करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, सब सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन एक जो सही अप्रोच है जो मैंने खुद फिगर आउट करी, वो ये है कि सबसे पहले लिंक्डइन पे जाना है, कॉलेज के जो भी सीनियर्स हैं आप उनको मैसेज करो, रिक्वेस्ट भेजो। अगर आप 200 सीनियर्स को रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो डेफिनेटली 2-3 तो हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और उनको वहीं पे मैसेज कर दो। ज्यादा ये नहीं करना कि एक दिन हाय लिखा, दूसरे दिन गुड मॉर्निंग लिखा, नहीं नहीं, ये सब मत करना। पहले दिन ही हाय, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये काम है आपसे, सीधे सीधे सीधी बात रखनी है, और वो उस हिसाब से रिप्लाई करते हैं। तो एक अप्रोच तो ये है, क्योंकि जो बच्चा दे के गया है, जिसने इस पूरी प्रोसेस को फेस किया है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करेक्ट। उसके बाद लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मैंने सबको ही सब लिख के अपनी कहानी भेज दी थी। फिर मैंने कोचिंग का सहारा लिया, मैंने मैन्यूवर ज्वाइन किया। मुझे याद है मैंने अराउंड 20 मॉक दिए हैं इंटरव्यू के। 2 तो कोचिंग में लिए गए थे, फिर मैंने पर्सनली टीचर्स को मैसेज किया, मैम प्लीज मेरा मॉक लीजिए। मुझे याद है शिवानी मैम को मैंने मैसेज कर रखा था, एग्जाम के 2-2 दिन पहले उन्होंने मेरे मॉक लिए, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम करके। तो मैम से ऐसे मैंने वहां से मॉक निकलवाए। फिर जो सीनियर्स थे उनको प्लीज सर 30 मिनट सर, प्लीज सर, ऐसे करके वहां से मॉक लिए। जब उन्होंने मेरे को बार बार गाइड किया कि अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि आंसर मेरा ऐसे होना चाहिए, ऐसे मुझे बोलना है। मुझे डैफ कैसे लिखना, डैफ लिखने पे 1 महीना मैंने बिताया है कि कैसे डैफ लिखना चाहिए। एक बार आप लिख दोगे फिर सोचते हो कि डन, ऐसा नहीं है। वो डैफ को आपको बार बार पढ़ना है। अगर 300 वर्ड का ड्राफ्ट लिख रहे हो, क्योंकि उसमें लिख दिया कि कोई लिमिट नहीं है, एक क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, दूसरे में 250 वर्ड्स, तो तुम 300 वर्ड का ड्राफ्ट लिख दिया, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो वो पैनलिस्ट 300 वर्ड्स छोड़ना बैठ के पढ़ेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं, उनको 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है एक दिन में। तो अपने ड्राफ्ट को शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो। और अगर जिंदगी में कुछ भी किया, अगर सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी जीता है ना, तो उसमें लिख दो कि मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता है। 12th फेल हो गए थे ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता था। और सिंगिंग के बारे में 4-5 चीजें याद कर लो कि लता मंगेशकर मेरी फेवरेट सिंगर है, वो अभी गुजर गई, उन्होंने ये गाने गाए थे, एक गाना तुम भी याद कर लो, कौन सी मूवी में गाया था ये याद कर लो, किस गाने ने तुम्हें बहुत प्रभावित किया ये याद कर लो।
बस डन। Okay. So what kind of a question asked by the panelists in the interview? सिर्फ इंटरव्यू जो होता है वो पूरा पूरा आपके डाफ के ऊपर ही रन करेगा। जो भी मैंने, मेरा एग्रीकल्चर था बैकग्राउंड, तो जब मैं लेबर स्टडीज के इंटरव्यू के लिए बैठी तो मैंने उनको बताया कि मुझे रिसेंटली ऑल इंडिया कंपटीशन में वो मिला था प्राइज पोइट्री में, और उसमें मैंने लिखा था कि विमेन के ऊपर जो भी वायलेंस हो रही है। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया कि विमेन लिटरेचर के ऊपर बोलिए, बट मैंने तो पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैम प्लीज आप टॉपिक चेंज कीजिए। फिर उन्होंने चेंज करके बोला कि विमेन लेबर के ऊपर बोलिए। हाँ, वो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर में विमेन लेबर है। Correct. और लेबर स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं तो पता होता है बेसिक इंफॉर्मेशन। विमेन लेबर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा टॉपिक था कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया था, क्योंकि जो बच्चे अपना मॉक देते जा रहे थे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे आया, तो फिर मैंने एक्सटेम्पोर का एक स्ट्रक्चर है, पहले आप बताओ कि कल्चर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, प्रोस क्या है, नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कॉन्स क्या है, मेरा अपना पर्सनल मानना क्या है। उनको एक्सटेम्पोर में आपका पर्सनल मानना भी जानना है, आपका ओपिनियन क्या है। मैंने तो इसमें बोला था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी है, गुजरातीज हैं, इनके यहाँ पे कल्चर ही होता है कि हाँ, बच्चे को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पे कल्चर की वजह से विमेन घर से बाहर ही नहीं निकल पाती, विमेन को कभी भी फाइनेंस के जो डिसीजंस होते हैं उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। इस वजह से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में पीछे रह गई। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। मेरा अपना पर्सनल मानना क्या है कि कल्चर जो है वो बदल रहा है और उसको बदलने का ताकत हमारे अंदर ही है। तो जैसे जैसे कल्चर बदलेगा वैसे वैसे एंटरप्रेन्योरशिप भी चेंज होगी। प्रोस, कॉन्स एंड कंक्लूजन। Yeah, pros, cons, and conclusion. This is what the step for the TAF for your interview part and extempore you said. Yes sir. So आपका जो overall interview था, it was in English language only, or you have turned down to Hindi also? So after I gave my extempore in English, and then after that I asked them that can I switch to bilingual, because in Hindi I am able to express myself more clearly. My ideas reach them properly. Okay. So they allowed you, right? Yes, yes, sir. Okay. So what do you think throughout your preparation journey, or as you mentioned, you should write, you could have written the mock test, the score could have been better. That is the one mistake you have done. What are the other mistakes you think you have done which one should not do? Sir, as of now, if I think mistakes तो नहीं कहूंगी, मैं अपनी learnings कह सकती हूँ, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के इंटरव्यू से एक दिन पहले मैंने अपने एक सीनियर से कहा था कि मेरा आप मॉक ले लीजिए, और उन्होंने मेरा मॉक लिया और फिर वो मॉक इतना डिजास्ट्रस था कि आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि अब कल क्या ही होगा, सब गड़बड़ करके आऊंगी, ये वो, मैं तो बिल्कुल ऐसे सोच लिया था। तो एक दिन पहले तो मॉक नहीं देना है। करेक्ट। पहली लर्निंग तो ये है। दूसरी लर्निंग ये है कि जिस चीज के भी बारे में आप बोल रहे हो बहुत पैशनेटली बोलो, मतलब आपकी मतलब दिल जान जो है ना वो आपके आंसर में दिखनी चाहिए कि हाँ, अगर ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लड़की आना चाहती है तो इसको सच में परवाह है। क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आप एग्रीकल्चर में तो प्लेसमेंट भी मिलते हैं, आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। वो उनका क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन यही था कि वो मेरे आंसर्स को चेक करना चाह रहे थे कि ये जो बोल रही है और जो कर रही है क्या उसके में मैच है कि नहीं है। तो अपने आंसर्स को लेके पैशनेट रहना है। जो भी आंसर हो उसमें एक सोशल इंक्लिनेशन दिखाई देना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप कोई प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसका सोशल इफेक्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होगा, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके ऊपर ये इफेक्ट कैसा जा रहा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। गलती से भी कुछ भी फेक नहीं करना है। बिकॉज मुझे अपने फ्रेंड का एग्जांपल याद है, उसने सब मॉक इंटरव्यूज अच्छे दिए और उसने एक छोटा सा झूठ बोल दिया था इंटरव्यू में और तुरंत प्रोफेसर ने पकड़ लिया। और रिजल्ट ये है कि उसका इतना अच्छा डाफ है, उसका इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो झूठ नहीं बोलना है, फेक नहीं करना है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है सिंपली से सर आई डोंट नो। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझसे मैम ने पूछा कि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो कम क्यों होती जा रही है, मतलब स्मॉल क्यों होती जा रही है।
तो मेरा रीजन ये था कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, अगर एक फादर है उसके 4 बेटे हैं तो फिर वो चारों में बटेगी प्रॉपर्टी, लैंड होल्डिंग्स जो है वो छोटी होती जाएंगी। उन्होंने कहा इसका एक और रीजन भी है, वो रीजन मुझे नहीं पता था। मैंने 2 सेकंड 3 सेकंड लिया सोचने को कि शायद कुछ दिमाग में क्लिक करे, नहीं क्लिक किया तो मैंने बोल दिया सॉरी मैम आई डोंट नो, बात वहीं पे खत्म हो गई। मैम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो आपको उस चीज पे टेस्ट करेंगे जो आप बोल रहे हैं, उस चीज पे नहीं कि आपको क्या नहीं आता है। अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चन पे भी बोल दोगे आई डोंट नो, इट्स ओके, बट जो 5 बोले हैं ना वो सही बोलो, करेक्ट बोलो। तो right. सोशल इंक्लिनेशन, बी पैशनेट, डोंट फेक एनीथिंग। Okay. So why you have opted for this program, social entrepreneurship? सर जब मैं एग्रीकल्चर में 4th ईयर में रावे प्रोग्राम होता है, तो उस टाइम पे मैं फार्मिंग कम्युनिटी के साथ काम कर रही थी, और तब मुझे लगा कि हाँ एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मैंने जब रिकग्नाइज किया तो मुझे ये पता चला कि हाँ इन प्रॉब्लम से मैं एक अपना वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। तो वेंचर भी स्टार्ट हो जाएगा और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। बट ये सब करना कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाना है, ये सब मुझे सीखने के लिए टेस्ट में आना जरूरी है। So finally everything is very clear why you are going into the this social entrepreneurship. Nice talking to you, Kirti. Lots of information you have shared. I think ये podcast जितने लोग देखेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए काफी हैंडी होने वाला है, बिकॉज इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आई थिंक बहुत ही रेयरली मुझे पॉडकास्ट में मिली है. सो ऑल दी व्यूअर्स, दोज हु विल बी वाचिंग दिस podcast or watching this podcast, do share this to everyone so that कीर्ति ने जितनी information दी है वो सारी information सबके लिए beneficial होनी चाहिए. Some of the tips suggestion I want to give in this podcast. Number 1, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रखो. Number 2, विदाउट मॉक टेस्ट रियल एग्जाम मत लिखो. Number 3, आपका जो वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके वर्कआउट करो और स्ट्रेंथ वाला जो एरिया है उसको और बेटर बनाओ. और एक 1 गोल नो ऑप्शन वाला कंसेप्ट रखो, टिस जाना है, दैट्स ऑल, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है. So that's all in this podcast. Thank you, Kirti, coming and sharing your experience with from preparation to stage 2 example and PI experience. Once again, congratulations for your selection and all the best for your career. Thank you, sir.